दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत बुक ब्लॉग ग्रेट ऑथर्स में। देखिए, आज हम आपके सामने संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक से संबंधित क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत बुक ब्लॉग ग्रेट ऑथर्स में। आज हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक से संबंधित एमसीक्यू आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, ये जो भी एमसीक्यू है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें एक बार ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपको आने वाली रीट की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिले। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेसाएं। संश्लेषित रेसा कौन सा है आपको बताना है। देखिए, कपास है, नायलॉन है, जूट है या फिर ऊन है। तो इसके अंदर आपको नायलॉन मानना पड़ेगा। संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन संश्लेषित रेशा है। बाकी कपास, जूट और ऊन ये सभी मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन किया है, निम्न में से कौन सा रियोन का एक स्रोत है। रियोन को आपको स्रोत बताना है। देखिए, रियोन किससे बनता है? कागज की लुगदी से रियोन बनता है। ठीक है, आपको आंसर क्या मानना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 3, काष्ठ की लुगदी। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पॉलीकोट को आप टेरिकोट भी कह सकते हैं, बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। देखिए, पॉलीकोट किससे? पॉलिस्टर और कपास से। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर व कपास आपको इसका आंसर मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर और कपास। आपको कैसे याद रखना है? कोट से कपास, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूं तो देखिए, जब पॉलिस्टर व ऊन को मिलाते हैं तो टेरीवूल या पॉलीवूल बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप दृढ़ प्लास्टिक होते हैं। ये कठोर होते हैं, इन्हें सरलता से खरोंचा एवं तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, एक बार सांचे में डलने के बाद ऊष्मा देकर वापस इसे नरम अवस्था में नहीं लेके आ सकते हैं। इसे बोलते हैं क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा हो जाएगा? मेलेमाइन। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा हो जाएगा? मेलेमाइन। थर्मोसेटिंग के अंतर्गत बेकेलाइट भी आते हैं, बेकेलाइट आता है, मेलेमाइन आता है और टेफ्लॉन आता है। ठीक है, इन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रेशम के समान दिखने वाला कौन सा होता है? आपके पास रियोन होता है। कौन सा होता है? रियोन होता है। ठीक है, रियोन को हम अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहते हैं, क्योंकि ये आधा तो होता है प्राकृतिक और आधा होता है कृत्रिम। इस तरीके से इसे अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहा जाता है। अब देखिए, खाना पकाने वाले बर्तनों के हत्थे तैयार करने में उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? यह आप सभी को पता ही है, क्या होता है? बेकेलाइट होता है, जिससे ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है ये। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, कौन सा नहीं है। देखिए, अपकिरियशील तो होता ही है, ये बाहर में हल्का भी होता है, अधिक चलने वाला होता है। ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता, बल्कि ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है ये। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कॉलम ए तथा कॉलम बी में कुछ दिए गए हैं। नायलॉन क्या है? पीवीसी और बेकेलाइट। इधर दे रखा कॉलम बी में थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और रेसे। अब देखिए, नायलॉन होता है, नायलॉन क्या आपको सभी को पता ही है, नायलॉन क्या एक रेसा है। ठीक है। पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, जिसे एक बार मतलब सांचे में डालने के बाद इसे वापस नरम एवं गलाया जा सकता है। देखिए, बेकेलाइट क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है ये। ठीक है साथियों। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। मैंने ये आपको बता ही दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित समूह पदार्थों का समूह है? संश्लेषित आपको बताना है। देखिए ऊन, देखिए पहले नंबर ऑप्शन देखे तो ऊन आपके पास मानव निर्मित आ जाएगा, कपास देखे तो मानव निर्मित आ जाएगा, ठीक है। अब पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, और इसके अंदर देखे तो ऊन आपके साथ मानव निर्मित आ जाएगा। तो संश्लेषित का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? संश्लेषित समूह का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पदार्थों को सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला, जिसे जार बनाने में काम में आता है, तो वो क्या हो जाएगा आपके साथ? पेट, PET, ठीक है, PET। PET इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरीक्लेथलेट, ठीक है, इसका पूरा नाम है PET का। PET का क्या है? पॉली एथिलीन टेरीक्लेथलेट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जो भी आएंगे ये सूक्ष्म जीव और इनसे संबंधित हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चिकन पॉक्स व हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, ये वायरस जनित रोग है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है, बिल्कुल ये भी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, और ये तीसरा भी सही है। इस तरीके से आप टाइफाइड एवं खसरा जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं, ये भी किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, इधर दे रखा है स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और राइजोपस। देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपको मिलान करना है। तो देखिए शैवाल स्पाइरोगायरा द्वारा होता है। आपको क्या बताना है? सूक्ष्म जीवों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए शैवाल, स्पाइरोगायरा ये इसका उदाहरण नहीं है। कवक ये एक तरह का, राइजोपस ये एक तरह का आपके पास फंगस होता है, ठीक है। तो आपके पास ये 1 और 3 आपके पास क्या है? कौन सा सही सुमेलित है? तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शैवाल स्पाइरोगायरा होता है और कवक राइजोपस या ब्रेड पर होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन क्रिया में खमीर, यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ये आपके क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद श्वसन क्रिया में खमीर, यीस्ट में क्या उत्पादित करते हैं? तो क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर ये रिट 2018 के अंदर इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की खोज की थी ये 1 मिनट साथियों, आपको मैं बता दूं पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी रॉबर्ट
कोच ने। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर 1 ये मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। इस तरीके से ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हैजा घरेलू मक्खी, मलेरिया मादा एंडीज मच्छर और डेंगू मादा एनाप्लीज मच्छर। आपको ये बताना है इसके अंदर कौन सा सुमेलित है। तो आपको बताना है क्या है, हैजा घरेलू मक्खी द्वारा, बिल्कुल घरेलू मक्खी द्वारा होता है। मलेरिया होता है जो मादा एनाप्लीज से होता है, और डेंगू किससे होता है, मादा एंडीज मच्छर से। तो आपको क्या है कि इसके अंदर क्या बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो सिर्फ एक क्या है, आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नींबू में केकर रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है। भिंडी में पित्त रोग विषाणु के कारण होता है। इस तरीके से ये सभी क्या हैं, इसके अंदर सही सुमेलित हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताया गया। और नाइट्रोजन चक्र आपके स्पेशली रिलेटिव के अंदर मेंशन किया हुआ है। देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। ये एकदम सही बात है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या, पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे में उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी एकदम सही बात है। पौधे एवं जंतु मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक, देखिए नाइट्रोजन चक्र का मतलब ही यही है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को वो नाइट्रोजनी यौगिक में बदलेगा। ठीक है, परिवर्तित कर पौधों के लिए पुनः उपयोग में होता है। ये भी एकदम सही कथन है। कुछ विशिष्ट पौधे जंतु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में, ये नाइट्रोजनी यौगिक नाइट्रोजन गैस में नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपास, पेट और प्लास्टिक, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो आपको पता ही है प्राकृतिक बहुलक जो मानव निर्मित होता है क्या है, केवल 1। इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए मैं रियोन बता दूं। रियोन क्या होता है, रियोन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। ये इसका सही हो जाएगा। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। टेरिलिन ये एक पॉलिस्टर है। और एक्रिलिक ये ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में, इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। ठीक है साथियों, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।